नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है रोमन हत्यारा। बात बहुत पुरानी है। ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस की प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रणकौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था और जो अकेले ही हारी हुई बाजी जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही वह टोप है, समझे? वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज़ होगी। इसको तो म्यूजियम में ही पहुँचाऊँगा। मेरे अलावा और कोई इसकी म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इसको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम पहुँच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी, श्रीवास्तव, बाबू खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार कहानी प्रारंभ हुई, जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस रोमन टोप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़नछू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। ओह, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी की पलकें मुंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जागे मैं रातों रात रफू चक्कर पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे। धाड़। और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होना, अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू करता फिरेगा श्रीवास्तव। हाँ। ओह, यह क्या? बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं किसी सांप वाँप ने काट लिया तो मेरी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो, तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो ये ले कमबख्त पकड़। हाँ, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी। बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। रस्सी? हाँ, होती है। रस्सी होती है तो मैं अंधेरे में डिसूजा को ज़मीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहाँ खास तौर से बनाकर रखा था। बचाओ। इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? और वह रोमन टोप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज़ की तरफ भागे। ओह, तुम हो डिसूजा, धोखेबाज, चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती को यही सजा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब मैं कुंदनपुर में ही मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त।
अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 सशक्त डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंट फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ में 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे ये चौथी कौन आ गई? इसमें तो सिर्फ 3 हैं। ठहर तो बनरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। हाँ डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक्स कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे लायक है। तीनों कैटेंट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इस सब की इजाज़त दिलाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। ओह, म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ। तिवारी कमीने, देख लूँगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग न अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर न बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थीं, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमक पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और यह रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। ही 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरे के अंदर, दरवाज़ा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते हुए एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। आह, इतनी ताकत! यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक की म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। धड़ाक! वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीड मीटर की सुई उधड़कर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। अगले ही पर कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह, और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा था कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्य ताकत आ जाती है। ओह, ये अंधविश्वास तो! अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। 25वीं मंजिल में चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर-थर काँप रहे थे। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है। और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब आप शहर के बाहर के सैनिकों
छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत था, परंतु एकाएक ये दृश्य बदल जाता है। एक वावाई आकृति ने अंधेरे में प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार के शरीर ठंडा और शांत पड़ गया और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो 501 NT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले। उधर चैपेल की छत पर समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टोप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का या फिर डिसूजा का। मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मर कर पहुँच सकता है या उड़कर। यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात कहाँ गए, यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज पर खरोंच तक नहीं आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा और इमारत की छत के पड़खे उड़ गए। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोप एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चित्थड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ दो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरेंगे। दोनों लड़ाकू विमान की तोपें लगभग एक साथ गरजी। गड़र। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्री तल की तरफ बढ़ने लगे और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की ओर पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हाँ, 1-2 बाकी हैं। अगले दिन मैं अब भी कहता हूँ आईजी साहब कि वह रोमन हत्यारा मारा नहीं, ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस सबूत मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं? मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर पेड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल ना जाए तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह! डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाज़ा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हाँ, तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ओह, छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक है या फिर बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र? अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पदचापों से अनजान थे।
और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। ओह आ गया, मैं आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं। छनाक। लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की तेजी से घूमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चला पाता, ध्रुव एक बार रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन ओह, ये तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया। पर धुआं छटा तब, यह क्या, इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव को अपने शिकार को भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोरकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी एक चमचमाती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। और अगर इस वक्त कुछ न किया तो ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कीला बाहर आ गया। अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव के पैर पेड़ की एक उभरी हुई जड़ में फंसा और झटके से नीचे गिरा और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। पास आती पदचापों का ध्रुव सुन नहीं पाया, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। हा हा हा। रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकार की खोज में बढ़ चला। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चंगुल में तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो अब कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर में एक फ्लैट में, हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई है। डिसूजा बचकर भाग निकला। बॉस, क्या? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही थीं। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस कैबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड में के यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि ये तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे, यानी अपने ज़माने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी बॉस का नाम और रोमन टोप का पता। मुझे नहीं पता वह कौन है। खुदा कसम, झूठ मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी की निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कि तभी ना जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। काका, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ 100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। फिर वह रुका और बोला, रंगा साहब, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वह रोमन टोप और पोशाक रखी थी। यह रही चिट्ठी।
ओ समझा, लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी जादुई पोशाक को लेकर उड़नछू हो जाऊं, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर भी नज़र रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ, और जब मुझको होश आया तो ना वह कोई पोशाक थी, ना टोप था, और ना ही कोई पैसा। हूँ, शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा? और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत करीबी बात करनी है, रोमन टोप के विषय में। ही बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब की भी बेसब्री का इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ, अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हमेशा के लिए? तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक ने धीरे से हंसा, हा। और उसने अपना पैर कसकर मोटरबोट पर पटका। पूरी मोटरबोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डैंक पर आ गिरे। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ़ कर दो श्रीवास्तव, मैं मजाक कर रहा था। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उसका सिर पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर झटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। हा, ये भी गया, और मोटरबोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फ़ोन आया था कि साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। हवा से बातें करता उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ओ डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था। पता चला है कि वह यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटरबोट ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटरबोट में घुसते ही दोनों भौचक्के के रह गए। ओह खान साहब मर चुके हैं। लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो उस कमीने खान पर था। खेल खत्म हो चुका है। खट नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब यह चीज़ शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा साहब उर्फ रोमन सैनिक। क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चलती हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थीं। अपने को शक से बचाए रखने के लिए तुमने रंगशाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमने यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले से आ धमके खान का कत्ल किया, और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उसको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस क्या सबूत है इसका?
यह रोमन टोप, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टोप पर वे निशान कभी ना होते। ओह, इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच लो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाज़ा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाज़ा टूटा मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह, मगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला। ओह, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमी की तरह मारना शुरू कर दिया और डिसूजा बाहर डैंक पर आ गिरा। लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके एक ही वार ने ध्रुव को नीचे गिरा दिया। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हुई। ओह, वह समुद्री चिड़िया। और ध्रुव ने आवाज़ निकाली। ध्रुव के घुटने गले की हल्की सीटी उभरी और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और उसने रोमन सैनिक पर चोट की। ध्रुव एक बार फिर आज़ाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने टैंक पर लोहे की मोटी चैन उठाई और मेरे ख्याल से यह चैन उसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ध्रुव को तुरंत पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। कड़ाक! इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टोप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टोप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब हो गई। धाड़! और ध्रुव के तड़ाक! आह! 2 ही वारों में धाड़! डिसूजा फर्श पर पड़ा बेहोश पड़ा था। कड़ाक! खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। फिर बाद में वाह ध्रुव, पर इस टोप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा। यह देखिए, इस टोप के अंदरूनी हिस्से में यह छोटी छोटी सुइयां सी उभरी हैं और इन सुइयों की किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टोप को पहना जाता है तो ये सुइयां उसमें हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं और उसके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों, अगले अंक तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।